बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू 365 डिग्रीज ऑन 365। अगर मैं ये कहूँ कि आज मुल्क एक नाजुक दौर से गुजर रहा है तो यकीनन आप नहीं मानेंगे। इसीलिए मैं कहूँगा आज मुल्क एक इंतहाई नाजुक दौर से गुजर रहा है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि लाइटें भी कुछ तेज़ और मध्यम होती जा रही हैं। यकीनन शो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे नए चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा की। एक नौजवान यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर एवर इन खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी साहब, उन्होंने आज हलफ उठा लिया है। 90 वोट उन्हें केपी असेंबली के अंदर मिले हैं। और उनके बारे में अगर बात की जाए तो जब उन्होंने अपने असासे इलेक्शन कमीशन में डिक्लेयर किए थे, जब पहली बार वो MPA बने, तो कुछ 6 लाख से कम उनके अकाउंट में पैसे हैं। और उन्होंने अपना रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन भी डिक्लेयर किया। सियासी करियर का आगाज़ 2015 में पेशावर यूनिवर्सिटी से हुआ। पेशावर से ही मैट्रिक और इंटर किया है। गवर्नमेंट हाई स्कूल से इंटर किया है, सरकारी स्कूल के पढ़े हुए हैं। और 2015 में से अब सियासत शुरू करते हैं ISF से, इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन से। और फिर देखते ही देखते आज वो चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। बड़ा सफ़र तय किया है। कबायली इलाके से उनका ताल्लुक है। वो ये कहते हैं कि मेरे नाम में कोई भुट्टो शरीफ जरदारी नहीं लगा है। और ये भी उन्होंने कहा कि वो फ़ख्र है उन्हें कि वो कबायली इलाके से हैं। अब चैलेंजेस उनके सामने बहुत सारे हैं। PTI का सियासी मुस्तकबिल है। KPK के अंदर खासतौर पर कबायली इलाकों में अमन अमान की सूरत हाल है। अफगानिस्तान के साथ एक सिचुएशन अलग खड़ी हुई है। अंदरूनी बैरूनी चैलेंजेस भरपूर हैं। क्या सुहेल आफरीदी उन चैलेंजेस का सामना कर पाएंगे? इसके ऊपर आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी। इसके अलावा हम ये जानते हैं कि 70 की दिहाई में पाकिस्तान वो मुल्क था जिसने दुनिया की तारीख में सबसे ज़्यादा पनाह गुज़ीनों को जगह दी थी अपने घर में, अपने दिल में। पाकिस्तान में हमने 70 की दिहाई में 30 लाख के करीब अफगानियों को अपना घर दिया। और फिर हम आज देखते हैं कि अफगानिस्तान के साथ जो पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं वो इतने ख़राब मोड़ पर क्यों आ गए हैं। बहुत सारे इशूज़ हैं जिनके ऊपर बात करना ज़रूरी है अफगानिस्तान के बारे में। उसको भी मौजूद बहस लेकर आएंगे। हम ये भी जानते हैं कि इस वक्त जो ट्रंप का प्लान था गज़ा के हवाले से, उसके ऊपर हम सीज़ फायर देखा। और आज हम ये स्टेटमेंट देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कह दिया है कि द वॉर इज़ ऑफिशियली ओवर। अल्लाह करे कि ऑफिशियली ओवर रहे और ये अमन कायम रहे। लेकिन जो तारीख़ है जो बताती है हमें कि इजराइल ऑफिशियली तो जंग ओवर करके अनऑफिशियली भी जंग चला सकता है और फिर दोबारा ऑफिशियली भी खोल सकता है। अनप्रडिक्टेबल है, इजराइल का कोई भरोसा नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप भी उनके साथ ही हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। अपने मेहमानों को वेलकम करूंगा विदाउट एनी फर्दर डिले। मेरे साथ मौजूद है मेरे चौजज़ मेहमान बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब फ्रॉम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू बैरिस्टर साहब आपके वक्त के लिए। पीपल्स पार्टी से सीनियर सियासतदान रज़ा हारून साहब। रज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू आपके वक्त के लिए। PMLN से परवेज़ संधेला साहब, अस्सलाम वालेकुम परवेज़ साहब, थैंक यू आपके वक्त के लिए। और ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिनाज साहब भी हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। ब्रिगेडियर साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर योर टाइम। सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब आपसे। एक नौजवान चीफ मिनिस्टर KPK में आ गया है। चैलेंजेस भरपूर हैं। सियासी मामलात भी हैं, टेररिज्म के मामलात भी हैं। दहशतगर्दी हम जानते हैं वहाँ कितनी बढ़ती जा रही है, ख़ासतौर पे कबायली इलाकों में। और अब चैलेंजेस तो उनको बहुत सारे फेस करने पड़ेंगे। आपकी नज़र में सुहेल आफरीदी क्या तब्दीली लेकर आने वाले हैं? क्या तवक्कुआत हैं आपकी उनसे? बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये पाकिस्तान की जमहूरी रवायात के लिए, पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए आज का दिन बहुत अहमियत रखता है। आप ये ना देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक नौजवान स्टूडेंट लीडर आज वज़ीर आला मुंतखब हुआ है। आप ये देखें कि एक जमात जिसको खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने मैंडेट दिया, आज उस जमात के 90 मेंबरान ने, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने एक नौजवान और उनसे बहुत ज़्यादा कई सीनियर लोग मौजूद हैं इस ऐवान के अंदर, एक स्टूडेंट लीडर जो कि हुज़ रिज़न थ्रू द रैंक्स, आज उसको वज़ीर आला सब ने अपनी सपोर्ट के साथ मुंतखब किया है। और उससे पहले जो अमल हुआ है मैं उसकी भी तारीफ़ करना चाहूँगा और पाकिस्तान के लिए उसको खुशाइंद कहूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफूद जो हैं वो सारी जमातों के सरबराहान जो खैबर पख्तूनख्वा हैं उनके पास गए। लीडर ऑफ द अपोजिशन से बात की, वो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा तक के पास गए, उन्होंने JUI से बात की, उन्होंने पीपल्स पार्टी और नून लीग के अहदेदारान से बात की। सो ये एक खुशाइन चीज़ थी कि जी हमें ये तो पता था कि अददी अक्सरियत मौजूद है। जिसको भी नामज़द किया गया इमरान खान की साहब की तरफ से उसको वज़ीर आला इलेक्ट करने के लिए, लेकिन फिर भी जमात के अहदेदारान जो हैं वो सबके पास गए और अच्छे माहौल में मुलाकातें हुई। सो मेरे ख्याल में ये जो एक पहले तासुर था कि जी तहरीक इंसाफ शायद किसी से बात नहीं करती, वो अब आपके सामने है कि हमने एक कंसेंसस से एक अनअपोज CM इलेक्ट कराने के लिए सबके साथ जाके बात की। ये एक बड़ी खुशाइन चीज़ है।
फिर जिस तरह जितने लोग मौजूद थे उन्होंने, चाहे इलेक्शन कमीशन ने उनको आज़ाद डिक्लेयर कर दिया हुआ था, लेकिन उन्होंने यकमुश्त खड़े होकर एक नए वज़ीर आला का इंतखाब किया है। ये भी बहुत खुशाइन बात है। सो अगर कोई ये समझे, जो समझा जाता रहा है पाकिस्तान में पहले, कि जी जमात से हटा दें, आज़ाद कर दें, प्रेशर डाल लें और हॉर्स ट्रेडिंग कर ली जाए, मेम्बरान को तोड़ लिया जाए, एक अक़लियती जमात के मेंबर को वज़ीर आला या वज़ीर आज़म मुंतखब करा लिया जाए, तो मेरे ख्याल में आज की जो मिसाल है वो अब आगे सबके सामने होगी। तो हमें इस तनाजुर में देखना चाहिए। और जहाँ तक क्या सुहेल आफरीदी अलीमा खानम को राजी कर पाएंगे? क्या सुहेल आफरीदी दहशतगर्दी खत्म कर पाएंगे? कबायली इलाकों में एहसास महरूमी दूर कर पाएंगे? देखें, ये सब कुछ जो है, पाकिस्तान का कोई भी किसी भी जमात से ताल्लुक़ रखने वाला, क्या किसी के पास कोई जादू की छड़ी है कि वो एक दिन में सब कुछ, या एक महीने में, या एक साल में भी ख़त्म कर पाया हो या कर सके? ये नहीं है। सो जहाँ तक बात है तहरीक इंसाफ की, इमरान खान साहब की फैमिली की, हर किसी की बिल्कुल अपनी एक सोच हो सकती है आगे भी। जहाँ एक चीज़ डिसीजन लिया गया, सब उसके साथ खड़े हुए। आप सलमान अकरम राजा साहब को देखेंगे, आप जुनैद अकबर साहब को देखेंगे, आप बाकी लोगों को देखेंगे, सब मौजूद थे नामजद वज़ीर आला के साथ खैबर पख्तूनख्वा के पेशावर में। जहाँ तक बात है उनकी डिलीवरी की, ये तो देखें आने वाली दिनों में पता चलेगा। मैं उम्मीद रखता हूँ, मैं पाकिस्तान के नौजवान तबके के लिए उम्मीद रखता हूँ, मैं पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए उम्मीद रखता हूँ कि पाकिस्तान में वाकई रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिक्स का जो है वो उसकी तरफ ज़्यादा कदम बढ़ना चाहिए। पाकिस्तान में नौजवान और जो हमारे हकीकती मेजॉरिटी है, जो कि लोअर मिडिल क्लास और हमारे पिसे हुआ तबका है, क्या उससे या जो असातिज़ा हैं, डॉक्टर हैं, बाकी हैं, क्या उनके अंदर से वज़ीर आला और वज़ीर आज़म नहीं बन सकते? मेरे ख्याल में अल्लाह करे कि ये अपने चीज़ों में कामयाब हों। अल्लाह करे, अल्लाह करे सर, अल्लाह करे। रज़ा हारून साहब, आपकी तरफ बढ़ना चाहूँगा। रज़ा हारून साहब, एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी, आपकी जमात में बहुत सीनियर सियासतदान ऐसे हैं जो अपने एसेट्स डिक्लेयर करते हैं ना सर, तो वो कहते हैं कि 1980 के अंदर मैंने ये 1 करोड़ का लिया था, तो आज इसकी मैं डिक्लेरेशन भी 1 करोड़ की दे रहा हूँ, इवन दो कि वो प्रॉपर्टी आज के दौर में 100 करोड़ से ऊपर चली जाती है। जो हमारे नए चीफ मिनिस्टर KPK हैं, उन्होंने अपनी वॉशिंग मशीन और अपना फ्रिज भी डिक्लेयर किया। पाकिस्तान के 90% सियासतदान सर अपने सारे घर भी अगर वो देख ले तो उनको मालूम ही नहीं हो कि कितने फ्रिज हैं, कितने AC हैं, कितने वॉशिंग मशीन हैं। आपकी नज़र में एक मिडिल क्लास नौजवान का चीफ मिनिस्टर KPK बनना, जिसका बैकग्राउंड आपके सामने मैंने रखा, क्या शो करता है पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल के लिए? रज़ा हारून साहब, क्या ये खुशाइन बात है मिडिल क्लास लोगों का ना सिर्फ ये कि मुंतखब ऐवानों में आना, बल्कि वज़ीर आला की पोस्ट पे जाना, मेयर बनना, काउंसलर्स बनना, हर जगह पे। ये सिर्फ ये नहीं कि वज़ीर आला, किसी भी पोस्ट के लिए मिडिल क्लास लोगों को, या मिडिल क्लास की जो हमारी जो 98% आबादी है मिडिल क्लास है ना, जिसको एक मसले का पता होता है, जो उन मसाइल से गुजर कर पला पड़ा होता है, जो सरकारी स्कूलों में पढ़ा है या गली कुचों में रहा है, जिसने मेहनत की है जिंदगी में, जिसने स्टूडेंट पॉलिटिक्स की है, तो बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं सुहेल आफरीदी साहब के साथ। इसी तरह आपको याद होगा कराची में जब फारूक सत्तार साहब मेयर बने थे जी, तो वो APMO से आए, तो गालिबन उम्र उनकी 27-28 साल थी उस वक्त जब वो कराची के मेयर बने थे। तो ये हमारे यहाँ ये रिवायत बहुत कम रही है कि हम स्टूडेंट पॉलिटिक्स से नौजवानों को सियासत में लेकर आए और सियासत में फिर उनको मौका दें। अब ये देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज जो उनकी तकरीर थी, मैं समझता हूँ कि ठीक है, फर्स्ट डे था, फर्स्ट डे को थोड़ा जज्बाती तकरीर हो गई, कुछ जुमले उन्होंने कह दिए जो उन्हें शायद नहीं कहने चाहिए थे। डिफाइन जरूर करें, डिफाइंस भी करें, स्ट्रगल भी करें, पार्टी लीडर का मैसेज भी दें, पार्टी लीडर के लिए उसकी राय के लिए कोशिश भी करें, तहरीक भी चलाएं, लेकिन ये भी याद रखें विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जैसे तैमूर भाई ने कहा कि अब उनको डिलीवरी करनी है, वो चीफ एग्जीक्यूटिव है अपने प्रोविंस के, वो डिप्लोमेसी से भी काम लें, वो रवादारी से भी काम लें, वो सबको साथ लेकर चलने की बात भी करें। सूबे की लीडरशिप, बहुत से गवर्नेंस के मामला होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज होंगे, जिसमें उन्हें सबके साथ लेके बैठना होगा, ना सिर्फ अपनी पार्टी को बल्कि अपने मद्दे मुकाबिल अपने हरीफों को। उनको ये हमांगी सूबे में क्रिएट करनी है, अभी उनकी जिम्मेदारी है। उनकी जिम्मेदारी अब सिर्फ ये नहीं है कि वो तहरीक इंसाफ के स्पोक्स पर्सन बन जाए, या तहरीक इंसाफ के इशूज को या तहरीक इंसाफ के लीडर के जो मामला हैं उन्हीं के ऊपर वो आवाज उठाएं, बल्कि उनकी बुनियादी आईनी जिम्मेदारी जो उनका हल्फ उनसे डिमांड करता है वो ये है कि सूबे की सर्विस करें, सूबे के अवाम की सर्विस करें। सूबे के अंदर जो एक अफरा तफरी है, या खास तौर पर इस वक्त
जब हम ये बात कर रहे हैं, तला आपको पता है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के दरमियान क्या मामला चल रहा है, बॉर्डर पे एक जंग सी छिड़ी हुई है, फिर अपने बहुत सारे मामला हैं दहशतगर्दी के, तो उनके सामने इस वक्त टेबल पे मल्टीपल इश्यूज होंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ यंग बंदे से कि वो एनर्जेटिक भी होगा, वो टाइम भी दे सकेगा, और जैसा आपने फरमाया, मैं आपकी बात पे बिल्कुल यकीन करता हूँ कि जो अपने एसेट्स भी इस तरह बता रहे हैं, तो अब ये सारी चीजें उनको प्रूफ करनी है अपने काम से। और ये जज्बातियत, ये रोमानवियत, ये उनकी पार्टी को डील करना चाहिए, पार्टी को अपने वजीर आला को एज ए वजीर आला परफॉर्म करने देना चाहिए। तो हमारी तमाम तर जो है वो दुआएं उनके साथ होगी, अच्छा परफॉर्म करें, सूबे की जरूरत है। और देखें ना, ये बात याद रखें कि उनको लाने की जरूरत क्यों पेश आई, इसीलिए पेश आई ना कि पिछला बंदा भी तो इसी पार्टी का था, तो यकीनन वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा होगा, और उसके मल्टीपल इश्यूज होंगे, गवर्नेंस के मामलात होंगे, फिर पार्टी के अपने अंदर जो रिफ्ट चल रही थी, उनको अपनी पार्टी के अंदर भी बहुत से मामलात को देखना है। तो अब जहां एक तरफ पार्टी उनसे उम्मीदें लगाएगी तला, वहां सूबे के अवाम और पाकिस्तान के अवाम भी उनसे उम्मीदें लगाएंगे ना, बेशक उन्होंने अब क्या परफॉर्म करना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। We should all support him। एक जमहूरी अमल से वो मुंतखब होकर आए हैं, एक जमहूरी जमात की वो चॉइस है, सबको एक्सेप्ट करना चाहिए। और पाकिस्तान की सर 60% नौजवान आबादी को ये एक ख्वाब मिला है कि वो भी अगर अपने पॉलिटिकल एस्पिरेशंस और एम्बिशंस को लेके आगे बढ़ें तो किसी बड़ी पोजीशन पर पहुंच सकते हैं। परवेज संदीला साहब, आज जो बात नए चीफ मिनिस्टर आफरीदी साहब ने कही कि मेरे नाम में ना भुट्टो है, ना शरीफ है, ना जरदारी है, मैं एक मिडिल क्लास आदमी हूँ, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसकी वजह से एक स्टेटस को भी टूट जाता है कि एक नौजवान गरीब फैमिली को बिलोंग करने वाला भी चीफ मिनिस्टर बन सकता है। आपकी नज़र में क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? और यकीनन PMLN जैसी जमात, इतनी ताकतवर बड़ी पुरानी जमात, आई थिंक आपकी जमात के अंदर भी अब नौजवानों को मौका मिलना चाहिए सर। बहुत शुक्रिया तला साहब। एक तो आपने जो बताया उनकी फ्रिज के बारे में और उनकी वॉशिंग मशीन के बारे में, जरा ये भी पूछ लीजिएगा कि वो कस्टम है या नॉन कस्टम पेड है, क्योंकि उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो नॉन कस्टम पेड वज़ीर आला है। और जरूर भी देख लीजिएगा कि वो कस्टम पेड है कि नहीं है, वो तो आने वाले वक्त में पता लगेगा। देखें, अगर भुट्टो लगा होता तो शायद उस खानदान में से आगे जाके मिसाक जमहूरियत जैसा वायदा कर जाता। अगर भुट्टो खानदान का नाम होता तो हो सकता है वो एटम बम बनाने की बुनियाद रख देते, और अगर शरीफ खानदान का नाम होता तो हो सकता है वो एटम बम चलाकर या फिर हिंदुस्तान को मतलब बड़ा टफ टाइम देकर। देखिए, नामों में बड़ा कुछ रखा होता है। भुट्टो खानदान से होना और शरीफ खानदान से होना कोई ये ताना नहीं है, बल्कि ये मेरे ख्याल जमानत है मुल्क की तरक्की की, ये जमानत है मुल्क को आगे बेहतरी से ले चले के। आप जिस 36 साल बच्चे की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता सिवाय इस बात के उसका क्या मिशन है, तो वो इमरान खान को रहा कराना चाहता है, यही उसका ख्वाब है। इससे पहले हम सुनते थे कोई इश्क रसूल में मरता था, कोई इस्लाम के लिए, कोई दीन के लिए, कोई मुल्क के लिए मरता था, लेकिन वो कह रहा है मैं तो एक शख्सियत के लिए मरूंगा, उसका नाम इमरान खान है। और अगर वो अपना कोई मंशूरी ले देता, हमें वो बता देता कि जी मैं पंजाब के मुकाबले में 110 मनसूबे लेके आ रहा हूँ और फलाफला चीज पे काम कर रहा हूँ, तो मैं फिर भी मान लेता कि बड़ी अच्छी बात है, नौजवान आ गया। अब इस बात पे ढंडोरा पीटना, एक नौजवान आ गया और नौजवान आकर उसका तजर्बा क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, और इस बात पे कि उसकी जो टोटल सेविंग है वो 6 लाख रुपए थी। अब देखे ना, तो कराची की एक बहुत बड़ी जमात रही है माजी में, अब भी वो है। वो जब वो उनकी आई थी तो उनके जितने अरकान थे, किसी की टेंटर वाली दुकान थी, कोई डॉक्टर था, कोई एक नॉर्मल इंसान की जिंदगी बसर कर रहा था। लेकिन आगे जाके देख ले, उनके रुतबे देख ले, उनकी दौलतें देख ले, तो ये एक अच्छी चीज है इसको। लेकिन हमें देखना यह है कि करेंगे क्या। उनके जिस सूबे के वो वज़ीर आला बने हैं, उस सूबे में जो आज हालात हैं, वो एक ऐसा मुल्क जिसके साथ हमारी कम अज कम हमेशा हमने 40 लाख 50 लाख लोगों को, उस मुल्क के लोगों को पाला है, पोसा है, अपनी जमीनों में जायदादों में हिस्सा दिया है, अपना शनाख्ती कार्ड, अपना पासपोर्ट तक उनको दिया है। उनके साथ हमारी जंग चल रही है, और वहां पे एक ऐसे आदमी को लेके आना जो सिर्फ और सिर्फ वो करेगा जो इमरान खान कहेगा। और इमरान खान क्या कहेगा? पूरा मुल्क बंद कर दें, पूरे मुल्क को जला दें, और फिर अपनी अफवाज को सूबे में ये जो दहशत गर्द है इनके खिलाफ ऑपरेशन ना करने दे। इस छत पे वो लाया गया है, और मैं उसकी क्या तारीफ करूं, या मैं उसके नौजवान होने पे कौन सा ढोल बजाऊं, या मैं उसको मतलब कि वो उसका 6-7 लाख रुपया नहीं। सर, हमें देखना यह है कि इन नाजुक हालात में, इतने सेंसिटिव सूबे में जिस बंदे को लाकर बैठा दिया गया है, क्या वो ये सब कुछ वहां पे हैंडल कर सकेगा? तो मेरा ख्याल है कि मैं नाउमीद नहीं हूँ, मायूस नहीं हूँ। खुदा की जात बेहतर जानती है आने वाले दिनों में क्या होगा, लेकिन कोई ट्रैक रिकॉर्ड या कोई ऐसा आने वाला, और उसको चलाएगा कौन पीछे बैठ के? मुराद सईद साहब चलाएंगे, और मुराद सईद साहब की जो सोच है वो आपको पता है, क्योंकि वो एक यूनिवर्सिटी से हैं, क्योंकि वो एक ग्रुप से हैं, क्योंकि वो स्टूडेंट थे, क्योंकि उनका सुबह शाम उठना बैठना साथ में है। अब अंदाजा कर लें कि जिसको मुराद सईद चलाएगा और जिस सोच को मुराद सईद लेके चल रहा है,
वो वज़ीर आला क्या काम करेगा और आने वाले दिनों में इस टोबे को क्या सर मुराद सईद की पावर को भी अंडर एस्टिमेट ना करें सर, वो अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। और मुराद सईद की पावर को ऐसे में तो बुशरा भी नहीं कर सकती, मैंने क्या करना है। ओके 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 परवेज साहब, ओके परवेज साहब, ब्रिगेडियर साहब की तरफ बढ़ने दें परवेज साहब, आपकी इजाजत से। बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया परवेज साहब, बिल्कुल बात आ गई। ब्रिगेडियर साहब आपसे पूछना चाहूंगा सर, केपीके वो सूबा है जो कि दहशतगर्दी की लपेट में काफी वक्त से है, कबायली इलाके से एक नौजवान चीफ मिनिस्टर का आना, आपकी क्या तवक्कुआत हैं ब्रिगेडियर साहब? देखिए जी, बिल्कुल जैसे मेरे 3 साल बात कर रहे थे कि यंग क्यादत है जिसको आज मुंतखब किया गया, और एज अ लेमैन, एज अ पाकिस्तानी शहरी, नॉट एज अ डिफेंस एनालिस्ट, मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है अगर असेंबली ने फैसला किया है। अप्रीहेंशंस भी हैं, उम्मीदें भी हैं, लेट्स सी कि वो पाकिस्तान के लिए और केपीके के लिए खास करके अच्छा करें। इसको केपीके को सबसे ज्यादा खतरा या जो चैलेंज है वो दहशतगर्दी से है ऑफ कोर्स, और उस सिलसिले के अंदर जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं जिसमें कि जो प्लानिंग उसकी जितनी एम्प्लॉयमेंट होती है वो आर्म फोर्सेस के पास है, तो लिहाजा जो फेडरल गवर्नमेंट है उनको मैंडेट दे रखा है कि इस इलाके के अंदर दहशतगर्दी को आप खत्म करें। अब उसके 2 तरीके हो सकते हैं, एक डायलॉग और दूसरा फाइटिंग करना। अब डायलॉग को हम 12 दफा पीछे हम उसको मौका दे चुके हैं, लेकिन बदकिस्मती से उस गैप को, जब डायलॉग प्रोसेस शुरू हुआ था तो उसको दहशतगर्दों ने अपने आप को मजीद सेटल करने के लिए, अपने आप को रिकूप करने के लिए इस्तेमाल किया, बजाय से कोई मेन धारे में शामिल होते। तो लिहाजा एक पेसिमिस्टिक अप्रोच, एक अप्रीहेंशन जरूर है कि शायद दोबारा मुमकिन ना हो, और ऐसा ना हो कि हम 2004 वाली स्टेट में वापस चले हैं, जबकि हम कई ऑपरेशन कर चुके, ज़रब-ए-अज़ब किए हमने और कितने ही निजात वाले हमने ऑपरेशन किए, लेकिन ये जो डायलॉग का प्रोसेस है उसको सबोताज किया। तो लिहाजा जो चीफ आर्मी स्टाफ की और फेडरल गवर्नमेंट की मर्जी ये है कि हम स्टेटस को के पीछे नहीं जाएंगे, हम इसको वंस फॉर ऑल इस मिनट को खत्म करेंगे। और मुझे यकीन है कि कबायली इलाके से खुद अफरीदी साहब का ताल्लुक है, वो खुद भी जानते हैं कि उनके वहाँ पे लोकल किस तरह से जो है वो लोग अफेक्ट हुए हैं, उनको बिजनेसेस नहीं इस तरह से पनप सके जैसे होने चाहिए थे, डेवलपमेंट वहाँ पे नहीं हो सकती जैसे होनी चाहिए थे, उनके बच्चे, उनकी खवातीन इवन वहाँ पे कोलेटरल डैमेज में शहीद होते रहे दहशतगर्दों के हाथों, तो वो खुद भी उनको इस चीज का एहसास होगा। तो मेरे ख्याल में अगर 1 पॉइंट एजेंडे के साथ चलें, यानी पाकिस्तान में दहशतगर्दी का खात्मा और एक महफूज पाकिस्तान के लिए, मजबूत पाकिस्तान बनाने के लिए एक महफूज पाकिस्तान का जो एक हमारा एजेंडा है जिसके ऊपर लेकर चीफ आर्मी स्टाफ चल रहे हैं या फेडरल गवर्नमेंट ये चाहती है, तो मेरे ख्याल में वो अपने इंटरेस्ट पे उसके साथ कन्वर्ज करेगा और बेहतर खबरें इंशाल्लाह ताला आएंगी केपीके की जानिब से। आमीन, वेल सेड। हम ये बात अमरीकी मशहूर सियासतदान हिलरी क्लिंटन के मुंह से सुन चुके हैं कई बार कि किस तरीके से पाकिस्तान की फोर्सेस ने अफगान तालिबान को ट्रेन किया, अमेरिका का साथ दे के रूसी जंग में हमने सोवियत यूनियन को अलग किया रूस से। उसके बाद हमने अमेरिका की ही एक जंग वॉर ऑन टेरर में मुशर्रफ दौर में शुरू होती है जिसके अंदर हम अफगानिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करते हैं और अमेरिका का साथ देते हैं। और फिर हमने अभी रिसेंटली भी देखा कि जो गैर कानूनी तरीके से अफगानी यहाँ पे रह रहे थे उनको हमने रिपैट्रिएट किया, वापस अफगानिस्तान भेजा। एक नेगेटिव सेंटिमेंट अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान क्रिएट करना इंडिया का भी बड़ा शौक है और वो चाहते हैं कि ये दोनों मुस्लिम मुल्क दोस्त ना बने और वो अपनी पॉलिटिक्स भी कर रहा है। ब्रिगेडियर साहब, आपसे मैं यहाँ पे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। हमने अफगानियों के लिए अपने दिल खोले, अपने घर खोले, सब कुछ हमने उन पर कुर्बान किया। 30 लाख के करीब जो रेफ्यूजीज थी उनके लिए अपने पाकिस्तान की ज़मीन खोल दी, सब कुछ दे दिया उनको। लेकिन आज हम जिस मोड़ पे खड़े हैं सर अफगानिस्तान के साथ, आपकी नज़र में तारीख पे नज़र डाली जाए, हमने कोई गलती की है या उन्होंने कोई गलती की है, आप थोड़ी रोशनी डालिए पाक अफगान रिलेशंस के ऊपर और जो इस वक्त कशीदगी बढ़ रही है इसके ऊपर सर। देखिए, जो माजी के अंदर हमारा उनके साथ नेक्सस था, जब अफगानिस्तान के अंदर रशियंस या यूएसएसआर उस वक्त लॉन्च यहाँ पे हुए थे और गर्म पानियों की तरफ, तो हमारा स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इसमें कन्वर्ज कर रहा था अफगानिस्तान के साथ कि हम उनको रोकें ताकि उनका एक्सेस जो यहाँ तक ना हो। हम ऑफकोर्स हम लोग जो है अमेरिकन क्लब में थे और उसके हिसाब से रोकना जरूरी था। उसके बाद जब यहाँ पे वॉर ऑन टेरर शुरू हुई तो पाकिस्तान की काविशों से जो है वो अमेरिकन जो है वापस यहाँ से गए, नेटो फौजवान यहाँ से वापस गई, और इसमें कोई शक नहीं है कि जितनी वहाँ पे फतवात हुई हैं या उनको इंडिपेंडेंस मिली है फॉरेन ऑक्यूपेशन फोर्सेस से, उसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है और हमने वहाँ पर भी खासी जानें दी हैं और अपनी प्लानिंग से उस मुल्क को बाहर वाले लोगों से बचाया। अब वही मुत्तकी सब जब गए वहाँ पर पिछले 2 दिन पहले उन्होंने स्टेटमेंट दी अफगानिस्तान में, सॉरी इंडिया में जाकर कि पाकिस्तान को याद होना चाहिए कि हमने रशियंस को और अमेरिकन को किस तरह उनको यहाँ से भगाया। तो ये कोई शर्म आनी चाहिए कि पाकिस्तान के ऊपर एक ज़रपेशानी कर रहे थे और जो पाकिस्तान ने उनके ऊपर एहसान कर रखा है कि उनका मुल्क आज आज़ाद है, और ये जो मुसल्लत हुई है रजीम तालिबान की वहाँ पर,
ये एक पाकिस्तान की मदद से और उनकी वहाँ पे हमने उनको एड प्रोवाइड की थी और उनके साथ हम लड़े थे, तो वो मुमकिन हुआ। तो लिहाजा वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल है कि जब आप किसी पे एहसान करें उसके शर से बचें। तो लिहाजा बिल्कुल सादिक यहाँ पे आता है। और जब ये वहाँ पर गए हैं इंडिया के अंदर जाके इन्होंने जिस तरह से हजरत सईद की है पाकिस्तान के खिलाफ, मैं समझता हूँ कि इंतहाई शर्म की बात है। और अभी जो होने वाला हमला पाकिस्तान की जो सोवरेनिटी के ऊपर और हमारी चेक पोस्टों पे जब उन्होंने किया 6 चेक पोस्टों के ऊपर पहले, तो फिर हमारा जो ऑफेंसिव डिफेंसिव डॉक्ट्रिन है कि जिसके मुताबिक हम इससे पहले कि वो हमला करते, हमने जाके उनके ऐसे तमाम असेंबली एरियाज को हिट किया 11 और 12 की रात होती, जहाँ पे टीटीपी के एलिमेंट्स को वो रिसर्फेस कर रहे थे, रीऑर्गेनाइज कर रहे थे, क्योंकि मुत्तकी साहब जो वहाँ इंडिया में बैठ के अपनी सलाहियतों को बताना चाहते थे कि हमें फंड की भीख दें जैसा माजी में देते हैं, और लोग हम कैसे इन तमाम चीज़ों को एड्रेस करते हैं। तो लिहाजा इन तमाम चीज़ों को देखते हुए हमने इसका जो है वहाँ पे भरपूर ऑपरेशन किया और इनको वहाँ से हमने जो है वहाँ पे मारा। और पाकिस्तान के भी नुकसान जरूर हुआ कि हमने सही शहादतें कबूल की, लेकिन उनके सैकड़ों के अंदर, लेकिन एट द सेम टाइम आपने अब पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से नेगोशिएशंस करनी है, क्योंकि जैसे हमने 1 घंटे के अंदर अंदर इंडिया को अपने घुटनों पे लेकर आए थे ऑपरेशन बनाना मरसूस के अंदर, ये आधे घंटे में घुटनों पे आप पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से जब नेगोशिएशन होंगी तो मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह ताला वो तालिबानी जो वहाँ पे रजीम है इस वक्त, वो अपने अब लॉन्च करते हुए जो है वो 100 दफा सोचेंगे। और बड़ा क्लियरली चीफ आर्मी स्टाफ ने पोजीशन ली है कि इसके बाद अगर पाकिस्तान में दहशतगर्दी हुई और हमारे पास प्रूफ, सॉलिड प्रूफ हुआ कि इसमें तालिबान रजीम के लोग या अफगानी शामिल हैं, तो हम उनको वहाँ पे जाके हिट करेंगे। बिल्कुल ठीक सर। परवेज संदेला साहब, योर ओपिनियन ऑन पाक अफगान इशू सर? वेरी डिसअपॉइंटेड। मैं अफगानिस्तान के मामले पे वेरी डिसअपॉइंटेड फ्रॉम अफगानिस्तान। मेरे ख्याल में उनको 1 नहीं 2 नहीं 40 साल तक पाला पोसा, फिर मैं पहले भी कह चुका हूँ, अपने पासपोर्ट से लेके हर जगह पे हिस्सा दिया, लेकिन जिस तरह वो हिंदुस्तान के साथ आकर खड़े हो गए हैं और जिस तरह हमारे बार बार समझाने पर अपनी सरजमीन को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने से नहीं रोक पा रहे, और बल्कि वो वहां पर उसका शायद कोई डबल एडवांटेज देखें। वो कहते हैं कि हमारी सरजमीन पे अमन है, सुकून है, वहां पर किसी किस्म का कोई मसाइल नहीं है। अगर इस बात को मान लिया जाए तो फिर हमारी तरफ जो किया जा रहा है अब वो तो फिर बड़ी जुल्म और ज्यादती है। तो उसका जो ये जो अभी जवाब दिया जा रहा है, अब देखें ये पिछले दिनों जो उनकी जो तश्कीलें थी, वो तश्कीलें पाकिस्तान में इंटर कर रहे थे, पाकिस्तान अफवाज को दूसरी साइडों पे मसरूफ करके, ताकि इधर आके फिर वही तबाही फेर सकें। और पाकिस्तान अफवाज की बर वक्त कार्रवाई ने उनको रोका भी, और मेरे ख्याल में ये कार्रवाई उस वक्त तक जारी भी रहनी चाहिए। देखिए अफगानिस्तान मुल्क एक नाम का मुल्क है, लेकिन एक्चुअली वो बहुत सारे एक आज़ाद कबाइल जत्थों का गढ़ मुल्क है। उसमें ना तो कोई हुकूमत है, काबुल में होगी हुकूमत या जलालाबाद में होगी या मज़ार शरीफ में होगी, इसके अलावा हुकूमत तो किसी नहीं है। शहरों के अंदर हुकूमत है, इन बॉर्डरों पे तो हुकूमत का कोई बस ही नहीं चलता है। लेकिन इन जत्थों को ख़त्म करने के लिए जो पाकिस्तान आर्मी ने ये जो ऑपरेशन स्टार्ट किया, मेरे ख्याल में आखिरी दहशतगर्द तक इसको जारी रखना चाहिए। आप देखें पूरी दुनिया से पहले क्या होता था कि अफगानिस्तान में जर्मनी से लेके, फ्रांस से लेके, डेनमार्क, नॉर्वे से लेके उनके लिए बैठकें हुआ करती थी, उनको दोबारा कैसे खड़ा करना है, वहां पर इन्वेस्टमेंट कैसे लेके जानी है। आप ये देखें कि वो इस वक्त कतर के और सऊदी अरब के तरले कर रहे हैं कि किसी तरह पाकिस्तान को समझाए कि एक दफा हमें माफी दे दें। कोई दुनिया का मुल्क, इवन चाइना की तरफ से आपने कोई बयान देखा है? ट्रंप ने कहा मुझे तो पता ही नहीं है वहां पे कोई जंग चल रही है। तो अफगानी जो है ना दुनिया में तो अरेलिवेंट है, हम उनके साथ। और फिर देखें खुदा की जात रोजी देने वाला है, खाना देने वाला है, खाने पीने, लेकिन पाकिस्तान एक बहुत बड़ा जरिया उनके लिए हर मामले में। फिर अभी तक वो वहां पे रह रहे हैं। आप अपने इस्लामाबाद में चले जाएं, आप अपने कराची में देखें, लाहौर में देखें, सर कोई जगह महफूज नहीं है इनसे। और उसके बावजूद एक वो खा रहे हैं आपका और एक वो पी रहे हैं, आपको ये लफ्ज नहीं कहने चाहिए। और उसके बाद फिर आपके मुल्क में जो दहशतगर्दी कर रहे हैं, देखें ये जो माओ के बेटे हैं ना, कोई बेटा जो हमारा शहीद होता है तो वो 10 दिन पहले शादी करके गया होता है, और कोई शहीद होता है तो 10 दिन बाद शादी होती है। किसके यहाँ बच्चा पैदा हो गया होता है 10 दिन पहले भी देखा, और किसी के यहाँ शहीद होने के 15 दिन के बाद बच्चा पैदा हो रहा है। और जिस तवातर से इन दहशतगर्दों, ये फितनल खवारिज के मुकाबला करते हुए और इनकी दहशतगर्दी खत्म करते हुए हमारी अफवाज, हमारे बच्चे शहीद हो रहे हैं, मेरे ख्याल में कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। आखिरी दहशतगर्द खत्म होने तक ये लड़ाई रहनी चाहिए। बिल्कुल ठीक, और खास तौर पे मेरे ख्याल में ये हिंदुस्तान से अपना शौक पूरा कर लिया है। ठीक सर। रजा हारून साहब, योर ओपिनियन सर? तो बहुत क्लियर ओपिनियन है, हमारे दोस्तों ने जो बात की ठीक है। और हालत जंग में हम अपने मुल्क के साथ खड़े, अपनी फौज के साथ खड़े। अगर अफगानिस्तान हमला करने का सोचेगा, हमला करने की कोशिश करेगा, तो उसको भरपूर जवाब दिया जाएगा, और जवाब दिया जा रहा है। ऐसे वक्त में और किसी बहस के अंदर हमें नहीं पड़ना चाहिए। माजी की बहुत बड़ी कहानी है, हम सबको पता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और किस तरीके से कई दहाइयों तक यहाँ
हमारे यहाँ मेहमान रहे अफगानी, उसको इस बात का ख्याल रखना चाहिए था। फिर आप देखें ना कि अफगानिस्तान में क्या मुंतखब हुकूमत है। हमारे बहुत से दोस्त जो हैं वो तजिया निगार कहते हैं मुज़ाकरात करो। भाई किससे मुज़ाकरात करें? क्या वहां पे कोई मुंतखब हुकूमत है? क्या वो जमहूरी तौर पे गवर्नमेंट कर रहे हैं? क्या उनको अपने अवाम, चले हमारे तो छोड़े, क्या उनको अपने अवाम की पुष्ट पनाही हासिल है? क्या वो वहां से इलेक्ट होकर आए हैं? मतलब क्या उनके पास ये मैंडेट भी है? बहुत सारे सवाल आते हैं ना। फिर क्या अफगानिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां नहीं हो रही? अपने अपने लोगों के साथ वो क्या कर रहे हैं? फिर बॉर्डर क्रॉस करके जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म वहां से हो रहा है, जो दरअंदाजी हो रही है, जो हमें नुकसानात हो रहे हैं, और सबसे बढ़कर हमारे हमारे प्यारे प्यारे जवान फौजी जो शहीद हो रहे हैं, क्या उसका जो है कोई हिसाब किताब नहीं होगा? मुज़ाकरात किससे मुज़ाकरात किए जाए? तो मुज़ाकरात, आई एग्री विद ब्रिगेड साहब, मुज़ाकरात पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ से होते हैं। उनको जवाब दिया जा रहा है, उनको जवाब दिया जाएगा। और उनको ये एक बात आपको ये सोचनी होगी ना कि इतना अरसा हो गया, इतने अरसे बाद वो जाके बैठे हैं भारत में। मतलब आप देखें ना, अभी मार्का हक हुआ है। मार्का हक में पाकिस्तान ने जो कामयाबी हासिल की है वो हिंदुस्तान को बदतरीन शिकस्त दी है, भारत को बदतरीन शिकस्त दी है। उसके बाद बहैसियत मुस्लिम बरादर मुल्क कोई अफगानिस्तान पे या उनके हुक्मरानों पे कोई फर्ज बनता था? कोई इखलाकी फर्ज बनता था कि पाकिस्तान ने आपको पनाह दी, आपके लोग यहाँ पर हैं, भी इतने अच्छे हालात हैं तो हमारे सारे अफगानी भाई वापस चले जाए ना। इतने अच्छे हालात हैं तो कभी तालिबान सरबराह ये बयान दे ना कि जी अब सब वापस आ जाओ, हम सबके लिए हाथ खोले खड़े। कभी नहीं किया। तो ऐसे वक्त में जाके भारत में बैठ के, और जब आपका वजीर खारजा भारत में मौजूद हो, राइट सर, आप एक ऐसे वक्त में सिंबॉलिकली सही आप एक ऐसा काम करें, तो ये क्या बताता है कि आपकी अलाइनमेंट ना मुस्लिम बिरादर मुल्क के साथ है, ना अपने अपने हमसाया मुल्क के साथ है, ना अपने मुहसिनों के साथ है। आप तो खड़े सी जगह जाकर हो गए ना। तो बहुत सारे इसमें ऐसे इफ्स हैं। मैं समझता हूं कि हमें बिल्कुल इस वक्त किसी तरह की डिबेट में पड़े बगैर, और ये जो लोग कह रहे हैं ना कि मुज़ाकरात कर लीजिए, भाई किससे मुज़ाकरात कर? बिल्कुल ठीक सर। क्या मजाक? बाज लोग कह रहे हैं अपनी पॉलिसी में नजरसानी करे। पाकिस्तान क्यों करे अपनी पॉलिसी में नजरसानी? वो क्यों नहीं करेंगे? हम क्यों अपनी पॉलिसी में नजरसानी करें? पॉइंट तो टेकन सर। ये तमाम चीजें ऐसी हैं कि हमें इस वक्त सिर्फ और सिर्फ हालत जंग में, जब हालत जंग हो, किसी डिबेट की कोई जरूरत नहीं होती। हमें अपनी फौज, अपनी हुकूमत, अपनी रियासत, अपनी मुमलिकत के पीछे खड़ा हो। बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब, आपकी राय हुजूर। जी देखें, दो चीज़ें अहम हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी जो है वो कश्मीर सेंट्रिक है, और कश्मीर के ऊपर कोई भी पाकिस्तान मुखालिफ अगर बयानिया लेगा, पोजीशन लेगा, तो नेचुरली पाकिस्तान को फिर अपनी जियो पोलिटिकल सर्कमस्टांसेस जो हैं और डिसीजन मेकिंग वो उसके हिसाब से करनी पड़ेगी। और अगर वो ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान जैसा लैंडलॉक्ड मुल्क, जहाँ पे पाकिस्तान के थ्रू उनकी जो ज़रूरियात हैं वो जाती हैं, जहाँ पे उनके, जिस तरह बाकी दोस्तों ने कहा कि बहुत सारे उनके सिटीज़न जो हैं वो यहाँ सेटल्ड हैं, यहाँ से ज़रिए माश कमा रहे हैं, यहाँ पे उनके ख़ानदान तालीम हासिल कर रहे हैं, इलाज करा रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी मुनासिब चीज़ नहीं थी जो उन्होंने की है। और पाकिस्तान ने, फ़ॉरेन ऑफिस ने उसके ऊपर एक बिल्कुल मुफस्सिल जवाब दिया है। लेकिन उससे ज़्यादा पाकिस्तान को उनको बावर कराने की ज़रूरत है कि आप किसी वक्ती मफाद के लिए, या जो भी उनकी इंडिया के साथ पॉलिसी इस वक्त नज़र आ रही है, उसकी वजह से आप पाकिस्तान से मुंह इस तरह आसानी से नहीं मोड़ सकते। दूसरी चीज़ कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी और मुल्क की सरजमीन इस्तेमाल हो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए, किसी और चीज़ के लिए, तो वो भी बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। तो इन चीज़ों के ऊपर तो कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान को अपना कश्मीर के ऊपर मौक़िफ़ का भी दिफा करना है, और पाकिस्तान ने ये भी इंश्योर करना है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी और, ख़ासतौर पर बरादर इस्लामी मुल्क की सरजमीन जो है, वो कोई भी मुल्क हो, वो इस्तेमाल नहीं हो सकती, और उसके लिए जो एक्शन ज़रूरी हो वो लेने चाहिए। करेक्ट। जहाँ तक बात आपने आखिर में ये की कि जी कि क्या बातचीत होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। देखें, बातचीत तो आप फिर इजराइल पैलेस्टाइन का मामला ले लें, इनका अफगानिस्तान, तालिबान और सारे मामला बातचीत से ही हल होते हैं। बातचीत तो देखें, इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान अपनी पोजीशन से हट जाए, पाकिस्तान अपना दिफा पूरी तरह ना करे, पाकिस्तान अपने लोगों का, अपनी हिफाज का, अपनी खारजा पॉलिसी का दिफा ना करे, वो सारा कुछ करना है। लेकिन आज आके आप एक नेवर एंडिंग वॉर के अंदर तो नहीं घुस सकते, जब आपके खास तौर पर आपका मेन दुश्मन तो शायद यही चाहेगा, इंडिया तो शायद यही चाहेगा कि आपके मल्टीपल फ्रंट्स खुले रहें। बात करेंगे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान की, जो कहते हैं नेतन्याहू के साथ खड़े होकर कि गाजा वॉर इज ऑफिशियली ओवर।
क्या वाकई इट इज ऑफिशियली ओवर, या फिर अनऑफिशियली भी वो शुरू कर सकते हैं, गुफ्तगू करते हैं इस पर अपने मेहमानों से। डोनाल्ड ट्रंप की ये स्टेटमेंट है कि गाजा वॉर इज ऑफिशियली ओवर, क्या आपको इस स्टेटमेंट पर एतबार है? और गजा के बारे में जो कहा जा रहा है कि 80 साल लगेंगे दोबारा इनके घर तामीर करने में, 3.5-4 लाख घर, आपकी नज़र में ये सूरत हाल अब बेहतर होगी या फिर ये लटकती तलवार है जो फिर भी दोबारा कभी गिर सकती है? बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब। देखें, अगर आप इसराइल का पास्ट देखें, उनके पास्ट एक्शंस देखें, जब भी कोई सुलह हुई या इस तरह का सीज फायर हुआ, तो उससे तो फिर यही लगता है कि ये मामला इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन बतौर मुसलमान, बतौर एक शख्स, तो बंदा यही दुआ करता है कि जो हमारे गज़ा के मुसलमानों की तकलीफ़ है वो दूर हो। जो उनका रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस है वो तो नेचुरली दिहाइयों पे मुकीत होगा। जितनी तबाही वहाँ मचाई गई है, दुनिया ने वहाँ पे जो जेनोसाइड हुआ उसको टाइमली रोका नहीं, जो वहाँ बर्बादी हुई उसको रोका नहीं। सो अब जाके जो भी मामलात हैं, जाहिर है हम उम्मीद कर सकते हैं कि जी चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। और उसमें ज़रूरी है अभी भी कि मुसलमान ममालिक जो हैं उनके इर्द गिर्द सारे मुसलमान ममालिक ही हैं। अगर वो यूनाइटेड होकर खड़े रहें और जामिन बने इस चीज़ के मामलात कंट्रोल रहें, इजराइल फिर कोई एडवेंचरिज्म की तरफ ना जाए, फिर तो हम उम्मीद रख सकते हैं। बिल्कुल ठीक। रजा हारून साहब, आपको डोनाल्ड ट्रंप के इस जुमले के ऊपर एतबार है कि गजा वॉर इज ऑफिशियली ओवर? सर, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का सदर है, इस वक्त यूनिपोलर पावर है दुनिया की, और उन्होंने ये मायदा करवाया है। उनका प्लान था 20 पॉइंट्स को पढ़े ना आप, उस 20 पॉइंट्स में जो सदर ट्रंप ने दिए थे यही सारी बातें हैं ना जो भी तैमूर भाई बता रहे थे। रिहेबिलिटेशन की बात है, रिकंस्ट्रक्शन की बात है, बहुत से और फार्मूले हैं। फिर दूसरी बात है कि देखें वो सालिस भी है ना, वो सालिस हैं, वो प्रेजेंटर है उस फार्मूले के, तो उसको तहफ़्फ़ुज़ देना, उसका जामिन बनना, गारंटर भी वही है। दूसरी बात है कि इसके दो फरीक हैं, एक इसराइल है और एक फलस्तीन या हमास है। हम और आप तो इसके फरीक नहीं है ना, हम और आप तो इसके फैसिलिटेटर्स हैं। अगर वो हमसे कुछ मांगे तो हमें कहना चाहिए। ये जो हमारे यहाँ खामखा के हम लोग जो बन जाते हैं ना कि एडवोकेट विदाउट किसी नाम में एडवोकेसी दियो न दियो, हम एडवोकेट बन जाते हैं। हमें इससे थोड़ा एकदम पीछे हटाना चाहिए था भाई। लेट देम डू इट। वो टेबल पर बैठे हुए हैं, वो मुज़ाकरात कर रहे हैं, हमास भी बैठी हुई है, फलस्तीन भी है, इसराइल भी है, वहां सालिस भी बैठे हैं, सालिसों के बीच में हो रहा है और सदर ट्रंप उसको देख रहे हैं। तो इट्स नन ऑफ आवर कंसर्न एट द मोमेंट के क्या होता है। हाँ, हमें फिक्र होनी चाहिए, हमसे जो हो सकेगा हम करेंगे, पाकिस्तान से जो मदद मांगी जाएगी वो करेंगे, लेकिन हम उसके अंदर अब इस पूरे प्रोसेस में जो एक पीस प्रोसेस था, एक प्लान था ट्रंप साहब का, वो कन्वर्ट हो रहा है मुआहदे में। इस अग्रीमेंट के अंदर हमें अपनी कोई शरायत रखने की अभी कोई खास जरूरत नहीं है। लेट द प्रोसेस कंप्लीट। दूसरी बात एक इंपॉर्टेंट है आपके पहले सब्जेक्ट से, सर देखें, अफगानिस्तान के मामले में एक मुताद रवैया हमें ये रखना है कि हमारे मुल्क से बहुत सी आवाजें उठती हैं जो कि खामखा एडवोकेट बन जाती हैं कि हमें जो है ऑपरेशन नहीं करना चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए। खुदा के वास्ते ये एडवोकेसी इस वक्त बंद करें। जब जंग हो रही हो ना तो ये ऑपरेशन नहीं होगा, और ऑपरेशन होगा, ये डिबेट नहीं होनी चाहिए मुल्क में। बिल्कुल ठीक। परवेज संदेला साहब, योर व्यूज ऑन इट सर। सर, मेरे ख्याल में वेरी पॉजिटिव। देखें, ये 1-2 महीनों का नहीं, ये दहाइयों का एक तकलीफ है, दुख है। जब आप आज उनके कैदी वापस हो रहे थे तो वो व्यू देख रहे थे जिसमें बसें जा रही थी, तो जो साइड पे मलबे के ढेर थे वो किसी वक्त बड़े खूबसूरत घर थे। तो हमें इस पार्ट का होने पे भी फख्र है। मुझे मेरा वज़ीर आज़म, मेरे मुल्क का वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज साहब वहाँ पर सदर ट्रंप और जो मिस्री सदर है उनकी दावत पर गए हैं और उस अमन समझौते में, उन अमन माहदे में बैठे हुए हैं। बहसीयत पाकिस्तानी कौम हमने अपना जो हिस्सा है जिस तरह से डाला है, और आज अगर वहाँ पे अमन हो रहा है, सुकून हो रहा है, तो ये एक बेहतरी की तरफ आप पहला कदम कह लें। हमने अभी शायद 99 कदम और चलने हैं उन फलस्तीनियों के लिए, हम वो भी चलेंगे। लेकिन सबसे पहला पॉजिटिव ये है कि वहां पर खुराक पहुंचना शुरू हो गई है, वहां पर लोगों के आने जाने के मसाइल खत्म हो गए हैं, और वो जो सुबह सा स्कूलों, घरों और अस्पतालों पर बमबारी थी वो रुक गई है। तो मेरे ख्याल में ये पॉजिटिव है। और सदर ट्रंप को, वो जो पाकिस्तान ने पहले दिन से कहा था कि नोबल इनाम के हकदार हैं, मुझे लगता है कि वो ये अमन पीस करवाने के बाद उसके ज्यादा हकदार होंगे। देखिए, इंसानियत, एक इंसान को कत्ल करने का ना, तो यहाँ पे तो कितने ही लाखों लोग हैं जिनकी जिंदगियां बचाई जा रही हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अब प्रोग्राम में वक्त है, मैं परवेज साहब सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन मुझे ब्रिगेडियर साहब की तरफ बढ़ना है। ब्रिगेडियर साहब, क्या ये सीज फायर या जिसे कहा जा रहा है वॉर इज ऑफिशियली ओवर, डू यू बिलीव दीज वर्ड्स? ब्रिगेडियर अहमद सईद मिनाज साहब। जी बिल्कुल। देखिए, मैं इसका ऑप्टिमिस्ट और पेसिमिस्ट दोनों एंगल पे सबने क्विकली रख देता हूँ। पेसिमिस्टिक अप्रोच क्या चीज है
कि जो इसराइली हैं बहुत कैजुअलिटी सेंसिटिव हैं। एक अगर इसराइली कुछ करें तो वो उसकी जगह 100 पैलेस्टीनियंस को हिट करते हैं। तो लिहाजा उनका मकसद शायद ये हो सकता है कि इस पॉज से अपने वो जो इसराइली इनके सोल्जर्स कैप्चर्ड हैं उनको रिलीज करें। तो पेसिमिस्टिक अप्रोच है, मे बी इट्स नॉट दैट स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट जैसे कि होनी चाहिए। नंबर 2 ये है, जैसे मैंने कहा कि मेरे दोस्त कह रहे थे कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप वो पीस प्राइस के लिए जाना चाह रहे थे, तो उन्होंने शायद इसके लिए जो है वो जो सामने लेकर आए। नंबर 3 जो है वो जो मेरी पेसिमिज्म है वो ये कि चूंकि पूरी दुनिया में एंटी नेतन्याहू और एंटी इसराइल एक डिमॉन्स्ट्रेशन चल रही थी, तो उन्होंने पॉज दी है और दोबारा से हो सकता है कि वो इस अपने एक्शन को दोबारा शुरू करने की तमाम जो है उनकी नीयत हो सकती थी। ये पेसिमिस्टिक अप्रोच हो गई। ऑप्टिमिस्ट क्या है? ऑप्टिमिज्म ये है कि जो इसराइल पहले कह रहा था कि 2 स्टेट सॉल्यूशन और जो भी 20 पॉइंट्स है उसके अंदर भी वो डिनाई करता हुआ पाया गया, लेकिन इंटरनेशनल जब उस पर प्रेशर जाएगा तो गाजा की पट्टी और जो हमारा वेस्ट बैंक है जो है इसमें दोनों के अंदर जो है होपफुली इंशाल्लाह ताला जो सेपरेट पैलेस्टीनियन जो स्टेट है एज पर 1967 बॉर्डर्स जो नेगोशिएशंस के लिए एक पॉइंट रखा गया है, तो शायद ये होना शुरू हो जाए। और नंबर 2 पॉइंट ये ऑफ कोर्स जो हमने कवर किया कि वहाँ पे गजा पहुंचना शुरू हो गई और वो इतनी रेजिलिएंट कौम है पैलेस्टीनियंस के, उनके बुलडोजर्स ने जो डेब्रीज हैं उसको उठाना भी शुरू कर दिया है। और नंबर 3 के पिछले 2 सालों से जिस तरह से फलस्तीनी वहाँ मारे जा रहे थे, तो हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट है और हमारे फील्ड मार्शल साहब की कोशिश से अगर ये जंगबंदी हुई है और फलस्तीनियों की जानें बची हैं, ये बचेंगे तो फिर किसी फलस्तीनी आजाद स्टेट में रहेंगे ना। तो लिहाजा इस वक्त जंग रोकना, लोगों की जानें बचाना अवलीन मकसद है। इंशाल्लाह ताला 2 स्टेट सॉल्यूशन की तरफ भी जाएंगे। तो एक होपफुली जो है सिचुएशन जरूर इमर्ज होने जा रही है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिनाज साहब, परवेज सिंधीला साहब, रजा हारून साहब, बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रगुजार आपके वक्त के लिए। प्रोग्राम का वक्त तमाम होता है। अपना फीडबैक सोशल मीडिया पर मुझे जरूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। आई सी यू टुमारो। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज।